अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हैदर अली बिजारानी। आज मैं कोल्ड वार के ऊपर लेक्चर करूँगा। तो सबसे पहले कोल्ड वार के ऊपर मेरे पास दो रेफरेंसेस हैं, एक एंटनी बेस्ट का और दूसरा जॉन बेलिस का। देखें, एंटनी बेस्ट का यह मानना है कि कोल्ड वार एग्जैक्ट स्टार्ट हुई वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एंटनी बेस्ट ने कहा कि वर्ल्ड वार टू से पहले फाशिज़म था इंटरनेशनल सिस्टम में, कम्युनिज़म था और कैपिटलिज्म था, मगर वर्ल्ड वार टू के बाद फाशिज़म को बिल्कुल ही डिफीट हुई और उसके बाद कम्युनिज़म और कैपिटलिज्म ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में एग्जिस्ट करने लगे। तो उसके बाद कैपिटलिज्म और कम्युनिज़म में आपस में क्लैश हुए, उनकी आइडियोलॉजीज़ में क्लैश था, डिफरेंसेस था, जिसके तहत ही कोल्ड वार स्टार्ट हुई वर्ल्ड वार टू के बाद ही। अब दूसरा जो रेफरेंस है वो है जॉन बेलिस का। मगर जॉन बेलिस का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई कोल्ड वार जो स्टार्ट हुई वो वर्ल्ड वार टू के बाद स्टार्ट नहीं हुई, मगर वर्ल्ड वार वन जैसे ही ख़त्म हुआ, वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद जब रशिया में कम्युनिज़म इमर्ज हुआ, रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही कोल्ड वार स्टार्ट हुई। देखें, जॉन बेलिस का ये मानना है कि भाई आपने 1920 में जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई, 1920 में आपने लीग ऑफ नेशन बनाई, तो उस वक्त यूएसएसआर ने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें भी, मतलब कि यूएसएसआर को भी मेंबरशिप दो आप लीग ऑफ नेशन की। मगर 1920 से लेकर 1934 तक वेस्टर्न कंट्रीज़ इवन के यूएसए यूएसएसआर को लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं करने दे रहा था, मतलब कि कंटिन्यू इग्नोर कर रहे थे आप यूएसएसआर को, सिर्फ इस बात की वजह से कि उनमें जो रशियन रेवोल्यूशन आई थी 1917 में, जो उनके अक्टूबर में रेवोल्यूशन आई थी, उसके तहत वहाँ पे कम्युनिज़म इमर्ज हुई। तो इसलिए जॉन बेलिस का यही मानना है कि भाई कोल्ड वार जो स्टार्ट हुई वो एग्जैक्टली वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट हुई। और उसके बाद ये कहा गया कि भाई देखें, 1934 में आपने यूएसएसआर को मेंबर बनाया लीग ऑफ नेशन का, या 1934 में आपने यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात बेहतर किए। तो वो जो आपने ताल्लुकात बेहतर किए वो सिर्फ आपकी नेशनल इंटरेस्ट थी, क्योंकि उस वक्त जर्मनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहा था। तो आप सिर्फ जर्मनी को रेजिस्ट करने के लिए यूएसएसआर के साथ आपने ताल्लुकात बेहतर किए, वरना कोल्ड वार तो स्टार्ट थी। आपकी आइडियोलॉजी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी में बिल्कुल ही डिफरेंस था। अब देखें, और उसके साथ साथ जॉन बेलिस ने यह कहा है कि वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद जो कोल्ड वार थी वो ग्लोबलाइज्ड हो गई, मतलब कि पहले भी कोल्ड वार एग्जिस्ट कर रही थी, मगर वर्ल्ड वार टू के बाद ये कोल्ड वार ग्लोबलाइज्ड हो गई। अब देखें, वर्ल्ड वार टू हुआ, वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के बाद जर्मन को हद से ज़्यादा डिफ़ीट हुई, इटालियन एम्पायर को डिफ़ीट हुई, इवन के जापान को भी डिफ़ीट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि रशिया ने कहा कि मुझे जंगी जुर्माने चाहिए जर्मनी से, क्योंकि रशिया के बहुत से लोग मारे गए थे, इवन के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान हुआ था। तो रशिया ने ये कहा कि मुझे जंगी जुर्माने चाहिए जर्मनी से। तो उस वक्त क्या हुआ कि यूएसए, यूके, फ्रांस और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थे वो ये मान रहे थे कि भाई अगर जंगी जुर्माने हमने रशिया को या यूएसएसआर को हमने जंगी जुर्माने लेकर दिए जर्मनी से, तो इससे ये होगा कि जर्मनी फिर ब्लोबैक करेगा, और उसके बाद हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर वर्ल्ड वार थ्री हो जाए। क्योंकि जब आपकी इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने इस पे वर्ल्ड वार वन पे भी लेक्चर रखा है, जब वर्ल्ड वार वन ख़त्म हुई तो वर्ल्ड वार वन के ख़त्म होने के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत जंगी जुर्माने लगाए थे यूएसए ने, यूके ने, फ्रांस ने, और उन्हें यह भी कहा था कि भाई आप अपनी आर्मी इतनी रख सकते हैं। इवन के जो इनकी डेंजिग पोर्ट थी वो पोलैंड को दी गई थी। तो इसलिए यूएसए, यूके, फ्रांस का अब ये मानना था कि अगर हमने फिर जंगी जुर्माने लगाए जर्मनी के ऊपर तो हो सकता है कि कहीं वर्ल्ड वार थ्री न हो जाए, तो इसलिए ये इनके अपोज थे। अब उसके साथ साथ एक बड़ा इशू ये था वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, यूएसए, यूके, फ्रांस के लिए, कि यूएसएसआर वेस्टर्न साइड पे इमर्ज हो रहा था वर्ल्ड वार टू के बाद। अब देखें, ये रहा यूएसएसआर का मैप, और जब यूएसएसआर जब वेस्टर्न साइड पे इमर्ज हो रहा था तो बिल्कुल ही ईस्टर्न जर्मनी में यूएसएसआर की गवर्नमेंट बन गई। और ईस्टर्न जर्मनी में जब यूएसएसआर आकर पहुंचा, ये रहा जर्मनी का मैप, क्योंकि ये है ईस्टर्न जर्मनी, ये वेस्टर्न जर्मनी, ये वेस्टर्न जर्मनी।
जब ईस्टर्न जर्मनी में यूएसएसआर आकर रुका तो उससे क्या हुआ कि पोलैंड की हाफ गवर्नमेंट कम्युनिज्म में आ गई, चेकोस्लोवाकी की कंप्लीट गवर्नमेंट कम्युनिज्म में आ गई, हंगरी की हाफ गवर्नमेंट कम्युनिज्म में आ गई। तो इसलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बड़ा एक थ्रेट था यूएसएसआर का यहाँ पे ईस्ट जर्मनी में मौजूद रहना। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ स्पेशली यूके और फ्रांस, उनका यही मानना था कि हम रशिया को, यूएसएसआर को इस ईस्टर्न जर्मनी से फिर भगाकर अपनी कंट्री में ही भेज दें। अगर यूएसएसआर यहाँ पे और रुका तो ये जो भी कंट्रीज़ हैं शायद वो कम्युनिज्म की लपेट में आ जाएं। अब देखें, यूके, फ्रांस ये कंटिन्यू रिक्वेस्ट करे थे यूएसए को कि आप रेजिस्ट करें, आप यूएसएसआर को रोकें। अगर यूएसएसआर कंटिन्यू यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न जर्मनी में रहा तो इससे ये होगा कि इस पूरी एरिया में, इवन के पूरे यूरोप में कम्युनिज्म प्रमोट हो जाएगा। अब ये इशू था कि यूएसए रिफ्यूज़ कर रहा था, क्योंकि यूएसए ने 1823 में एक ट्रीटी की थी, मोनो डॉक्ट्राइन की थी, जिसमें यह कहा था कि भाई मैं कभी भी यूरोप में इंटरफेयर नहीं करूँगा। तो इस बुनियाद पे यूएसए ये रेजिस्ट करा था कि मैंने वर्ल्ड वार ख़त्म हुई, वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद मैंने यूनाइटेड नेशन हमने बनाई, अब आपका ही काम है आप यूएसएसआर को रेजिस्ट करें। मगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हुए 1946 में और 1947 में जिसने यूएसए को मजबूर किया कि आप यूएसएसआर को रेजिस्ट करें। सबसे पहला पॉइंट ये था कि 1946 में सिविल वार लगी ग्रीस में, प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस में और सोशलिस्ट फोर्सेस में। मतलब कि कुछ लोग थे जो ये क्लेम कर रहे थे कि भाई हमारे कंट्री में, ग्रीस में कम्युनिज्म की गवर्नमेंट हो। कुछ लोग ये बिलीव कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट हो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। तो इसलिए यूएसए ने कहा कि अगर यहाँ पे कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बन गई तो कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बनने के बाद ये होगा कि ये रहा साइप्रस, कि अगर कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बनी तो कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बनने के बाद ये साइप्रस भी हमारे हाथ से चला जाएगा, और अगर साइप्रस हमारे हाथ से चला गया तो मतलब कि एशिया पूरा हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो इसलिए यूएसए ने कंटिन्यू सोचा कि अब हमें यूएसएसआर को यहाँ से रेजिस्ट करना होगा। और दूसरा पॉइंट ये कि ईरान में जो उस वक्त हुकूमत थी वो थी पहलवी की, और पहलवी को जो रज़ा शाह पहलवी को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, और उस रज़ा शाह पहलवी को भी कुछ थ्रेट थे, ईरान को भी थ्रेट थे यूएसएसआर से, और तुर्की को भी थ्रेट थे यूएसएसआर से। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके बाद यूएसए ने सोचा कि अब हमें यूएसएसआर को रेजिस्ट करना होगा। और उसके बाद ये हुआ कि जॉर्ज कैनन, जो यूएसए का एक डिप्लोमेट था, यूएसएसआर में मॉस्को में मौजूद था, उसने एक टेलीग्राम लिखा 8000 वर्ड्स का, और वो लिखा अपनी कांग्रेस को कहा कि आप यूएसएसआर को रोकें, रेजिस्ट करें। अगर यूएसएसआर को आपने रेजिस्ट नहीं किया तो ये कम्युनिज्म एक तो प्रोमोट होगी यूरोप में, यूरोप के बाद प्रोमोट होने के बाद इवन के यूएसए में, अमेरिका में भी बहुत से लोग कहेंगे कि हमारी कंट्री में भी कम्युनिज्म को प्रमोट किया जाए या कम्युनिज्म की गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उस वक्त ये हुआ कि कांग्रेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम कैसे यूएसएसआर को रेजिस्ट करें। तब जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उसने ट्रूमन डॉक्ट्राइन दी। ट्रूमन डॉक्ट्राइन में ये था कि जो भी अलाइड थे इनके, जैसे ग्रीस था, जैसे तुर्की था, उनको इन्होंने बहुत बिलियन डॉलर एड दी। जब ये एड मिली तो जो यूएसएसआर की अलाइड कंट्री थे तो उन्होंने भी डिमांड की यूएसएसआर से कि भाई हमें भी आप एड दें जैसे यूएसए एड दे रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 1949 में ईस्ट जर्मनी डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट कंट्री। 1949 में ईस्ट जर्मनी जहाँ पे यूएसएसआर मौजूद था उसने कहा कि भाई हम एज अ सेपरेट कंट्री हैं। तो ये एक बड़ा और थ्रेट बन गया, किसके लिए? कैपिटलिज्म के लिए, क्योंकि यूएसएसआर में जो मौजूद था वो ईस्ट जर्मनी में जो मौजूद था वो था यूएसएसआर, मतलब कि यहाँ पे भी कम्युनिज्म की गवर्नमेंट आ चुकी थी कम्प्लीटली। और उसके बाद ये इशू था ही यूएसए के लिए या वेस्टर्न के लिए। उसके बाद 1949 में एक और इशू हुआ, वो ये था कि 1 अक्टूबर 1949 को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनी, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो बनी वो भी कम्युनिज्म के बुनियाद पर ही बनी। मतलब कि पहले सिर्फ यूएसएसआर एक थ्रेट था कैपिटलिज्म के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, मगर 1949 के बाद यूएसएसआर और उसके साथ साथ चाइना भी
पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना भी एक थ्रेट बन चुका था यूएसए के लिए और वेस्टर्न कंट्री के लिए। थैंक यू, दैट्स ऑल। और पार्ट 2 में मैं आगे यहाँ से ही कंटिन्यू करूँगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।